नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के 17 ठिकानों पर आज सुबह सीबीआई ने रेड किया और ये ठिकाने पटना में, दिल्ली में, उनके जो उनका गृहनगर है गोपालगंज और उसके अलावा भोपाल और कुछ और जगहों पर हुए। इन सब जगहों पर छापेमारी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक चल रही है। सीबीआई ने अपनी ओर से इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन क्या हुआ है, किस सिलसिले में हो रहा है, ये आपको बताता हूँ। लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेल भर्ती घोटाला किया था। घोटाले में क्या था, रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले उन्होंने जिनको नौकरी दिलाई उनसे ज़मीन अपने नाम करवाई, अपने नाम, परिवार के नाम और लोगों के नाम बेनामी, इस तरह से ज़मीन जो है ली। क्लास 4 एम्प्लॉइज़ जो भर्ती किए उनसे भी ज़मीन ली। और ये मामला ऐसा है जिसमें सबूत जुटाने की बहुत ज़्यादा या बहुत उसको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। नौकरी मिली है, ये रिकॉर्ड में है। ज़मीन उनकी ट्रांसफ़र हुई है, ये रिकॉर्ड में है। वो बोलने को तैयार है जिन लोगों ने ज़मीन दी, ये रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो इसलिए इसको माना जा रहा है कि ओपन एंड शट केस है। सीबीआई ने पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज करके अब ये रेड डाली है। आज सुबह 5:30 बजे पटना में जो सीबीआई का ऑफिस है वहाँ से टीम निकली, झारखंड की गाड़ियों के नंबर के साथ टीम निकली और अचानक जो है राबड़ी देवी का जो आवास है, सरकारी आवास, वहाँ रुकी और अंदर फिर छापेमारी की। एक साथ 17 जगह पर कार्रवाई शुरू हो गई। लालू प्रसाद यादव इस समय दिल्ली में हैं अपने इलाज के सिलसिले में। तेजस्वी यादव जो पार्टी के इस समय अध्यक्ष हैं वो लंदन में छुट्टी मना रहे हैं। इस पर तंज किया है जीतन राम मांझी ने कि घर का भेदी लंका ढाए और मौके पर विदेश उड़ जाए। ये उन्होंने अपनी एक आशु कविता बनाकर जो है कहा है कि इस समय जाने का क्या मतलब है। ये टाइमिंग को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है, लेकिन टाइमिंग को लेकर और भी सवाल है। आज मुद्दा ये नहीं है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो भ्रष्टाचार का मामला है, अभी चारा घोटाले से जो है जितनी सज़ा हुई थी उसकी आधी से ज़्यादा सज़ा काट चुके थे, इसलिए उनको ज़मानत मिल गई है। मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब ये नया केस शुरू हो गया है। तो अब इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा उसकी बात करेंगे। तो आरजेडी पर जो होगा उसकी बाद में बात करेंगे। आरजेडी के अलावा जो बिहार की राजनीति पर होगा उसकी बात पहले करते हैं। नीतीश कुमार की एक राजनीतिक खासियत है, थोड़े समय पर जहाँ पर रहते हैं वहाँ से निकल कर वो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अगर आप हैं तो समझ जाएंगे, पगहा तोड़ाने की कोशिश करते हैं। यानी बैल, गाय, भैंस को जो बांधा जाता है, जो रस्सी होती है, उसको पगहा कहते हैं, उसको तोड़ाने की कोशिश करते हैं। वो चाहे महागठबंधन में हो चाहे एनडीए में हो। तो कुछ समय बाद उनको लगता है कि अब निकलना चाहिए। पिछले कुछ समय से, खासतौर से बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद से उनकी बेचैनी बढ़ रही है। उनको लगता है कि अब यहाँ से निकलना चाहिए, और उसके कारण क्या है वो सब पहले बता चुका हूँ, इसलिए रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन उन्होंने जिस तरह से तेजस्वी यादव के इफ्तार में शामिल हुए, अपने यहाँ इफ्तार में बुलाया, वो सब एक जरिया था, एक तरीका था, एक संदेश था बीजेपी को कि हम आरजेडी के साथ हमने एक खिड़की खोल ली है और आप हमको रोकिए, नहीं तो हम जा रहे हैं। उनका अंदाज़ यही होता है कि अगर आप भोपाल के अगर आप हैं, भोपाल कभी गए हों, भोपाल में जो थोड़ा दबंग लोग होते हैं इलाके के, उनके बारे में, अगर उनकी लड़ाई के बारे में आपने सुना हो तो आपको ये समझने में ज़्यादा आसानी होगी। वहाँ दोनों पक्ष जो है वो लड़ाई के लिए आमने सामने आते हैं। जो दोनों पक्षों के जो दबंग नेता हैं, या जो भी उनको कहना चाहे, नेता ना कहना चाहें आप, तो जो लीडर है, जो भी है, वो अपने समर्थकों से बोलता है कि हमें रोक लो, नहीं आज कुछ हो जाएगा। दूसरा भी बोलता है हमें रोक लो, नहीं आज कुछ हो जाएगा। तो दोनों तरफ के समर्थक रोक लेते हैं और कुछ नहीं होता है। और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि दोनों पक्षों के जो समर्थक थे उन्होंने मिलकर तय किया कि इन लोगों का जो ये तमाशा है इसको ख़त्म करना चाहिए, और दोनों ने रोकने की कोशिश नहीं की और उसी दिन से वो तमाशा ख़त्म हो गया।
तो ये नीतीश कुमार की आदत है कि हमको रोक लो नहीं तो हम चले जाएंगे। जब एनडीए में थे 2013 में गए तब हमें रोक लो। कैसे रोक लो कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मत बनाओ तो हम रुक जाएंगे। बीजेपी ने कहा कि अच्छा आप निकल लीजिए, तो निकल गए। फिर उसके बाद महागठबंधन में गए तो तेजस्वी यादव से कहा कि ये जो IRCTC के घोटाले का मामला है इस पर बयान दो नहीं तो हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है निकल लो, तो वहाँ से भी निकल लिए। अब फिर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये इफ्तार की पार्टी कोई सामान्य बात नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग का तरीका था उनका। वो जो गोल टोपी उन्होंने पहनी उससे वो एक संदेश बीजेपी को देने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको पता नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की पार्टी नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पार्टी है। यहाँ इस तरह की धमकी कि रोको नहीं तो निकल लेंगे, तो ये तो धक्का दे देंगे आपको, निकलने को भी नहीं कहेंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने एक काम ये किया है कि ये जो खिड़की खोली थी उन्होंने खिड़की को बंद किया और उस पर पहरा लगा दिया। अब लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ ये जो नया आरोप तो पुराना है, उसकी जांच नई शुरू हुई है, उससे नीतीश कुमार के लिए अब आरजेडी की तरफ कदम बढ़ाना कठिन हो गया है। तो बीजेपी को जो चिंता थी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कि राष्ट्रपति चुनाव के समय नीतीश कुमार थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, बार्गेनिंग सौदेबाजी की कोशिश कर सकते हैं, उसका रास्ता प्रधानमंत्री ने बंद कर दिया, बीजेपी ने बंद कर दिया। तो अब उनके लिए जो है मुश्किल ये हो गई है कि जाएं तो जाएं कहाँ। अब बीजेपी के साथ रहना उनका प्रारब्ध बन गया है। उनके लिए आरजेडी का दरवाज़ा मुझे लगता है कि इस जांच के बाद से, इस रेड के बाद से एक तरह से पूरी तरह से बंद हो गया है। अब जो आरजेडी की स्थिति बनने वाली है, उसकी जो राजनीति बनने वाली है, उसमें आरजेडी का क्या भविष्य होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव के जेल जाने का जो असर हुआ, अगर नीतीश कुमार 13 में न गए होते महागठबंधन में, 15 में मिलकर चुनाव न लड़े होते, तो शायद आरजेडी आज हाशिए पर वहाँ पर होती जहाँ उत्तर प्रदेश में आज बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन वो अतीत की बात है, उसको छोड़ दें, अभी वर्तमान की बात करते हैं। तो नीतीश कुमार के जाने का रास्ता जो है प्रधानमंत्री ने बंद कर दिया और पहरा लगा दिया है। अब सीबीआई वहाँ खड़ी है। नीतीश कुमार ने अपनी गोल टोपी उतारी सर से और बक्से में डाल दिया है। अब वो गोल टोपी बहुत जल्दी नहीं निकलने वाली है, आप देखते रहिएगा। और हो सकता है कुछ दिन बाद आपको दिखाई दे कि नीतीश कुमार किसी मंदिर में तिलक उलक लगवा रहे हैं। तो ये तो हुई बात नीतीश कुमार की, लेकिन मामला असली जो राजनीतिक इसका इम्पैक्ट बड़ा होना है वो आरजेडी पर होना है। देखिए तेजस्वी यादव, मैंने अभी पिछले ही वीडियो में बताया था कि जो ये युवा नेता हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हैं, IRCTC का मामला भी तेजस्वी यादव के खिलाफ है। इस मामले में अगर पूरा परिवार फंसता है, और ख़ास तौर से नीतीश कुमार चाहते थे कि उस मामले की जांच हो। क्यों जांच हो? उसमें तेजस्वी फंसते थे जो आरजेडी के भविष्य के नेता हैं। पिछले चुनाव में सीटें आरजेडी की बढ़ी हैं, तो इससे एक मैसेज गया है कि तेजस्वी यादव ने जो लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत थी उसको पूरी तरह से स्थापित कर दिया है, उसके वारिस बन चुके हैं। अब अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच होती है, उनको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है, तो उनका चुनाव लड़ने का मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और उसके साथ ही उनका राजनीतिक करियर भी ख़त्म हो जाएगा। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने एक चैनल भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर के साथ खोल रखा है कि हम एक सीमा के बाद आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। अब ये ऐसी बातें होती हैं जिनका कोई सबूत नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं होता, इसलिए मैं उस कैबिनेट मिनिस्टर का नाम नहीं लूँगा। लेकिन जो लोग बिहार की राजनीति को जानते हैं, थोड़ा सा भी नज़दीक से देखा है, उन सब लोगों को मालूम है कि मामला क्या है। तेजस्वी यादव इस समय लंदन में छुट्टी मना रहे हैं और उनके घर पर उनके परिवार के लोगों के यहाँ रेड चल रही है। मीसा भारती जो उनकी बड़ी बहन है, उनसे उनका और तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े भाई हैं, उन दोनों का, बल्कि कहें तीनों का जो है इक्वेशन बदलता रहता है, कभी आपस में पटती नहीं है। मीसा यादव को तरजीह मिलती है, पहली बेटी हैं, पहली संतान है, इसलिए भी। उसके अलावा इस समय दिल्ली में लालू प्रसाद यादव मीसा भारती के घर में रह रहे हैं।
जो उनको राज्यसभा सदस्य के नाते अलॉट है वहीं पर रहते हैं। तो इसलिए मीसा भारती की चलती है और वो थोड़ा परिवार में दबंगई से अपनी बातें मनवा भी लेती हैं। तो चर्चा इन दिनों ये चल रही थी कि मीसा भारती को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये बात तेजस्वी यादव को कतई मंजूर नहीं है। तो पिछले दिनों अभी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, उसमें तेजस्वी यादव पटना में रहते हुए भी नहीं गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि परिवार के अंदर क्या चल रहा है। परिवार के अंदर भारी झगड़ा चल रहा है, भारी घमासान चल रहा है। कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और बाहर की स्थिति ये है। तो ये जो नया केस दर्ज हुआ है सीबीआई का, इसकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसकी आंच लालू प्रसाद यादव के परिवार को राजनीतिक रूप से झुलसाने के लिए काफ़ी है। अभी चारा घोटाले से उनकी मुक्ति हुई नहीं है और ये नया केस शुरू हो गया है। इसके अलावा IRCT का केस वो भी अगर शुरू हो जाएगा और जो है उस मामले में भी जिस तरह से उस मामले में भी ज़मीन का लेन देन हुआ, ज़मीन ली गई, उसको एक कंपनी में ट्रांसफ़र किया गया जो RJD के और लालू प्रसाद यादव के करीबी सांसद हैं उनकी कंपनी के नाम से, फिर कंपनी बनाकर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया लालू प्रसाद यादव के परिवार को, मॉल बना। ये सब सुशील मोदी के अगर कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते रहे हों पिछले कुछ सालों में तो ये सब आपको दिखाई देगा, उसके दस्तावेजी प्रमाण हैं। वो मामला भी ऐसा ही है जिसको ओपन एंड शट केस कहा जा सकता है। उसमें कोई बड़ी जांच की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी गवाही की बड़ी ज़रूरत नहीं है। उसमें भी कैसे कैसे पैसा ट्रांसफ़र हुआ उसकी पूरी ट्रेल मौजूद है। तो लालू प्रसाद यादव का देखिए भ्रष्टाचार, इसीलिए कहते हैं कि ये सब देख के यकीन होता है कि ऊपर कोई ईश्वर कोई ऐसी ताकत बैठी हुई है जो सब देखती रहती है और सबके साथ न्याय करती है। तो आपके जो कर्म हैं वो आपका पीछा छोड़ते नहीं हैं। स्वर्ग नर्क की बात सब ठीक है, लेकिन सारा स्वर्ग नर्क यहीं इसी दुनिया में है, इसी जीवन में है। तो लालू प्रसाद यादव ने जो भ्रष्टाचार का साम्राज्य खड़ा किया वो रेत के महल की तरह भरभरा कर गिर रहा है। उनको जेल जाना पड़ा, उनको राजनीति से बाहर होना पड़ा। अब वही संकट उनके परिवार के दूसरे सदस्यों पर आने वाला है और दूसरे सदस्यों को भी अगर का भी हश्र यही हुआ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि RJD का क्या हश्र होगा। RJD का मतलब है लालू प्रसाद यादव का परिवार, क्योंकि कोई दूसरी सेकेंड रैंक लीडरशिप लालू प्रसाद यादव ने कभी आगे बढ़ने नहीं दी, पनपने नहीं दी। और ये लालू प्रसाद यादव अकेले नहीं है, इसमें जितनी परिवारवादी वंशवादी पार्टियां हैं सब में आप देख लीजिए कि सेकेंड रैंक लीडरशिप को हमेशा दबाया गया कि उभरने न पाए। जो परिवार का राजनीतिक वारिस है वही आगे रहे, वही आगे दिखे। अगर वो कमज़ोर है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए बड़ी लकीर उससे खींची नहीं जा रही है, तो उस बाकी लकीर जो बड़ी होने की जिसकी संभावना है उसको छोटा कर दिया जाता है। यही आपको जो है दिखाई देगा बहुजन समाज पार्टी में, यही समाजवादी पार्टी में दिखाई देगा, और यही किसी भी पार्टी का नाम ले लीजिए जो वंशवादी परिवारवादी पार्टी है वहाँ यही आपको दिखाई देगा, यही ट्रेंड दिखाई देगा। जो CBI की रेड सुबह सुबह हुई है उसको महज एक और जांच मत समझिए, भ्रष्टाचार का एक और मामला मत समझिए, इसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम आने वाले हैं। बिहार की राजनीति को पूरी तरह से बदलने वाला कदम ये हो सकता है अगर इस मामले में, और उसके अलावा मतलब ये जो नौकरी के बदले ज़मीन का घोटाला है जिसको रिक्रूटमेंट स्कैम के नाम से जाना जाता है, और दूसरा IRCTC का जो घोटाला है, उन दोनों में अगर लालू परिवार के लोग जेल चले गए तो आप समझ लीजिए कि बिहार में RJD का खेल ख़त्म है। फिर क्या होगा ये अभी कयास लगाया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल दो चीज़ें हुई हैं, लालू प्रसाद यादव का परिवार राजनीतिक रूप से भारी संकट में है और नीतीश कुमार के उधर जाने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। इसलिए उन्होंने टोपी निकालकर, गोल टोपी जाली वाली, अपने बक्से में बंद कर दी है। उसकी चाबी फेंकी नहीं है उन्होंने, लेकिन वो चाबी कहाँ रखेंगे और कब खुलेगा वो बक्सा ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं खुलने वाला है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।